सात अजूबों में शामिल यह ताजमहल विश्व भर में प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। अद्भुत कारीगरी की मिसाल मानी जाने वाली इस इमारत को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग ताज का दीदार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जितनी अद्भुत इसकी सुंदरता है, उतनी ही अद्भुत इसके कंस्ट्रक्शन की कहानी भी है। शाहजहां ने ताजमहल की नींव डालने के लिए शांत यमुना नदी के तट को चुना था, लेकिन नदी के किनारे सरकती इन रेतीली मिट्टी पर भारी भरकम ताजमहल की नींव रखना शाही इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब भी इसकी नींव डालने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे तो वह तुरंत भरने लगते थे और उस समय यमुना नदी का जल स्तर भी बहुत अधिक था। ऐसे में शाहजहां के ताजमहल बनाने का ख्वाब पानी में डूबते हुए नजर आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शाहजहां के इस डूबते ख्वाब को बचा लिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की उन तमाम बातों को जानेंगे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को जानने से पहले हमें उसके पीछे के आइडिया या इंस्पिरेशन को जानना होगा। कई इतिहासकारों और आर्किटेक्ट्स का मानना है कि ताजमहल की डिजाइन के लिए आइडिया या इंस्पिरेशन खाने खानन के मकबरे दिल्ली, होशंग शाह का मकबरा मांडू और हुमायूं का मकबरा दिल्ली से ली गई थी, क्योंकि ताजमहल की डिजाइन इन स्ट्रक्चर से काफी मिलती जुलती दिखाई देती है। आज तक पुख्ता तौर पर किसी को भी नहीं पता है कि ताजमहल किसने डिजाइन किया था, बट इतिहासकारों के अनुसार इस संरचना को डिजाइन करने के लिए कुल 37 आर्किटेक्ट्स की टीम को इस काम के लिए लगाया गया था। गाइस, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पहले ताजमहल को आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनाया जाने वाला था, जहां शाहजहां की पत्नी मुमताज महल ने अपना दम तोड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर पर्याप्त सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और इसलिए आगरा में ताजमहल बनाने का अंतिम निर्णय लिया गया था। ताजमहल की नींव रखने के लिए शाहजहां ने आगरा के यमुना नदी के एकांत तट को चुना था। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल को खाली जमीन पर नहीं बनाया गया था, बल्कि ताजमहल के चारों ओर जो संरचनाएं बनी है वह ताजमहल के बनने से पहले ही बनी हुई थी। इसका उल्लेख आपको शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों के द्वारा लिखित बदशाह नामक किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। इस किताब में यह लिखा हुआ था कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली जमीन पर नहीं बल्कि उन्होंने इस जमीन को राजा जयसिंह नाम के अन्य राजा से उनकी पुश्तैनी हवेली को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफेद संगमरमर की संरचना का निर्माण करवाया गया था। कई आर्कियोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ने जब रेड सैंडस्टोन से बनी इन इमारतों के पत्थरों की जांच की थी तो उन्हें जानकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन इमारतों का निर्माण ताजमहल की संरचना के बनने के कई साल पहले ही हो चुका था। इसलिए हम इतिहासकारों की इस बात पर बड़ी आसानी से विश्वास कर सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण खाली जमीन पर नहीं बल्कि पहले से ही कंस्ट्रक्टेड जमीन पर किया गया था। यह जमीन 42 एकड़ तक फैली हुई थी, जो कि 46 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर थी। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1631 में हुई थी और 1643 में यह मकबरा बनकर तैयार भी हो गया था, जिसके बाद अगले 10 सालों तक महल की सुंदरता बढ़ाने के लिए अन्य कार्य जैसे बगीचे, कैलीग्राफी तथा अन्य डिजाइन्स बनाने में लग गए थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का पूरी तरह से निर्माण साल 1653 में कंप्लीट हुआ था और इसके निर्माण में उस समय 32 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। अब वापस हम इसके कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। शाहजहां ने ताजमहल की नींव डालने के लिए शांत यमुना नदी के तट को चुना था, लेकिन नदी के किनारे उन बिखरती रेतीली जमीन पर कुछ भी बनाना शाही इंजीनियर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि जब भी मजदूरों द्वारा ताजमहल की नींव डालने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे तो वह तुरंत भरने लगते थे। नदी के किनारे की इस मिट्टी को स्थिर करने की आवश्यकता थी। फिर इंजीनियर्स ने इस मसले को हल करने का एक अनोखा तरीका अपनाया था।
सबसे पहले इंजीनियर्स ने उन मजदूरों से नींव के गड्ढे को ठोस जमीन तक खुदवाया था, जो कि आकार में भी काफी बड़ा था। और फिर जब तक वह गड्ढे भरे उससे पहले ही उन गड्ढों की बाउंड्रीज में पत्थर, कंकड़ और लोहे को डलवा दिया गया था ताकि उन गड्ढों में मिट्टी नहीं भर सके। जिसके बाद इस जमीन में 15 से 20 फुट गहरे गड्ढों या कुओं को खोदा गया था और इन कुओं में आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठों को गाड़ा गया था, क्योंकि इन लकड़ियों की यह खासियत रहती है कि यह आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं है और इसके सड़ने या दीमक लगने का भी कोई खतरा नहीं रहता है। और इन लकड़ियों को जितनी ज्यादा नमी मिलती है वह उतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसलिए 350 वर्ष पुराना ताजमहल अपनी इस नींव पर बड़ी मजबूती से खड़ा है और इसे मजबूती प्रदान करने में यमुना नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए मशहूर आर्किटेक्ट्स, स्टोनमेन्स, स्कल्पचर आर्टिस्ट, डोम बिल्डर्स, कैलीग्राफर्स, कारपेंटर्स एंड इंजीनियर्स की टीम को भी बुलाया गया था, जिनके बिना इस अनोखी संरचना की कल्पना करना भी संभव नहीं था। ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शाहजहां पूरे राज्य और बाहर से भी राय लिया करते थे। उन्होंने यूरोप के कारीगरों को अपने दरबार में बुलाया था, जो कि कीमती पत्थरों को जड़ने की कला के लिए मशहूर थे। निर्माण के करीब 20 सालों तक वहां की जमीन पर लगभग 20,000 से भी ज्यादा मजदूर रहते थे। अब ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और अन्य रॉ मटेरियल्स को एकत्रित करने की बारी थी, जिन्हें पूरे भारत और मध्य एशिया से लाया जाने वाला था, जिसमें कि ईंट और सैंडस्टोन्स आगरा से, संगमरमर मकराना राजस्थान से, जेस्पर्स पंजाब से, जेड एंड क्रिस्टल्स चाइना से, फिरोजा तिब्बत से, लेपिस लाजुली अफगानिस्तान से, सफायर श्रीलंका से और कार्नेशियंस अरेबिया से लाई गई थी। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स जैसे तिलाई, पाई जहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस आदि का भी इस्तेमाल किया गया था। इन सभी मटेरियल्स एंड अल्ट्रा रेयर स्टोन्स को दूर देशों से ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब बारी थी ताजमहल की दीवारों पर संगमरमर को जड़ने की, लेकिन उस दौर में सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अब यहाँ सवाल यह था कि उस वक्त बिना सीमेंट के संगमरमर को ताजमहल की दीवारों पर कैसे चिपकाया गया होगा। दरअसल उस दौर में इमारतों को बनाने के लिए एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ आदि को मिक्स किया जाता था। इसके बाद उसे चूने के पानी में डाल दिया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार किया जाता था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। इसी मटेरियल की मदद से ताजमहल का निर्माण किया गया और उसकी दीवारों पर संगमरमर के पत्थर को चिपकाया गया। और आज कई सालों के बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी आदि का मुकाबला डट कर रहा है। और अब बात करते हैं आखिर कैसे उस समय के कारीगरों ने संगमरमर के पत्थरों को बिना आधुनिक तकनीक की मदद से कैसे काटा होगा। तो इस तरह के काम में बहुत ही बारीक कारीगरी होती है, जिसमें धनुष की तरह दिखने वाली आरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि एक पतला सा तार जुड़ा होता है, जिसे संगमरमर के पत्थर पर पानी और बालू रेत डालकर तार की मदद से रगड़कर काटा जाता है। इस तकनीक से संगमरमर को काटने पर इसमें दरारें नहीं आती है और इसे बड़ी आसानी से किसी भी शेप में ढाल दिया जाता है। ताजमहल को देखने से लगता है कि यह केवल संगमरमर के पत्थरों से ही बनाया गया है, लेकिन नहीं, इस संरचना को टोटल 2,80,000 ईंटों से मिलकर बनाया गया था और फिर उसके ऊपर खास तरह के पेस्ट को डालकर उस पर संगमरमर के ब्लॉक्स को चिपकाया गया था। गाइस, ताजमहल के टॉप पर जो गुम्बद बनाया गया है, इसे केवल बनाने में ही लगभग 15 सालों का वक्त लग गया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि केवल इस गुम्बद का वजन ही 12,000 टन है, जबकि यदि इसकी तुलना आईफिल टावर से की जाए तो पूरे आईफिल टावर का वजन ही केवल 8,800 टन है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने इस ख्वाब पर लगा दी थी।
वे एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जिसमें कोई कमी ना हो। आज के समय में इस भव्य इमारत की कीमत लगभग 80 बिलियन रुपए से भी ज्यादा होगी। समय की मार और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आज ताज का सफेद संगमरमर पीला पड़ने लगा है। इसलिए भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगरा सरकार ने ताजमहल के आसपास केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही परिवहन की अनुमति दी है। साथ ही ताजमहल के 7 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हवाई जहाज की उड़ान भरने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार के इन प्रयासों के बावजूद भी ताजमहल की बुनियाद पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। इस स्मारक की बुनियाद में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लगे होने के कारण इसमें नमी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यमुना नदी के सूख जाने से पानी ताजमहल की बुनियाद से 50 मीटर की दूरी तक चला गया है। इन लकड़ियों को पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण ताजमहल की बुनियाद दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। ताजमहल के मुख्य गुंबद का ही वजन लगभग 12,000 टन है। ऐसे में पूरी इमारत का संतुलन बनाए रखने के लिए यमुना नदी के पानी का ताजमहल की बुनियाद से सटकर बहना जरूरी है, वरना यह ढांचा कभी भी अपना संतुलन खो सकता है। उम्मीद है कि आपको ताजमहल पर बनाई गई यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।